गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में हम 4 जून पे पहुंच चुके हैं और कल भी आपके जो करंट अफेयर्स थे, कल के 10 करंट अफेयर्स, आज के 10 करंट अफेयर्स को मिलकर 20 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में डिस्कशन होगा, एफटीआई ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे हम, यहाँ पर बाग्राम, एनडीएमए, पेंसिल डॉट जीओवी, ये हमारे टॉपिक्स आज के रहने वाले हैं। एनसीपीसीआर, पीएमआई, इकरा को लेकर भी डिस्कशन होगा। देन यहाँ पर इस मुहिवा एसर रिपोर्ट या असर रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन इसके अलावा मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में, खार्क के बारे में जानेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यूएनएचसीआर, आईयूसीएन को लेकर आज हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो 6 बजे है आपका ऑलरेडी द हिंदू एनालिसिस अपलोड कर दिया गया है, इसको आप देख लिया करिए। और ये 7 AM पे जो आपके करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आते हैं, इसका टाइम नहीं चेंज होने वाला है। देयर आर सर्टेन डेज जब किसी न किसी टेक्निकल इशू की वजह से या फिर किसी दूसरे इशू की वजह से कई बार जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो डिले हो जाते हैं या फिर उस पर्टिकुलर दिन पे नहीं आ पाते हैं, बट टाइम विल रिमेन द सेम। 6 बजे आपको द हिंदू एनालिसिस मिला करेगा सेकंड चैनल के ऊपर और 7 बजे आपको एमसीक्यूज मिला करेंगे। करंट अफेयर्स की सीरीज जो है और साथ ही साथ जो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज, इसमें आपको स्टैटिक और करंट मिल जाता है। इसमें आप netmock.com या exam.netmock.com पर जाकर एनरोल कर सकते हैं फॉर द बेटर परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलिए यहां पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करिए। देखिए आज टारगेट आपको डिफरेंट तरीके से सेट करना है क्योंकि यहां पर जो 20 एमसीक्यूज है वो आज हम करने वाले हैं। तो 70 to 20 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं तो वो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होगी। 12 से 16 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो वो गुड परफॉर्मेंस होगी। 7 से 11 एमसीक्यूज अगर आपके होंगे ठीक तो वो आपको दोबारा से अटेम्प्ट तो वैसे भी करना है, सेकंड टाइम तो आप देखेंगे नोट्स बनाने के लिए, लेकिन वो एक एवरेज परफॉर्मेंस मानी जाएगी। लेस देन 6 के अंदर आपको यहाँ पर दोबारा से अटेम्प्ट भी करना है और यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी भी करनी है। जो यहाँ पर कट ऑफ रखी गई है वो आपकी अगेन 60% जैसे होता है, हम 6 को लेते हैं तो यहाँ पे 12 एमसीक्यूज की रखी गई है, मतलब 12 या इससे ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज को लेकर है। आजकल आप न्यूज में इस टर्म को काफी पढ़ रहे होंगे, तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में आजकल आप पढ़ रहे हैं या फिर किसके कॉन्टेक्स्ट में ये यूज करी जाती है? रेनफॉल, साइक्लोन, अर्थक्वेक या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए देखिए अभी कुछ टाइम पहले स्काईमेट ने भी जो मॉनसून है इसको लेकर अपनी प्रेडिक्शन दी थी और जो हमारा आईएमडी है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भी अपनी प्रेडिक्शन मॉनसून को लेकर देता रहता है और यहां पर कहा है कि मॉनसून रेंज जो है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 101% एलपीए के हिसाब से रहने वाली है। तो लॉन्ग पीरियड अगर एवरेज लिया जाए तो उसके हिसाब से यहां पर जो इस बार रेन रहेगी वो 101% रहेगी, मतलब 1% ज्यादा रहेगी अगर पिछले सालों का एवरेज जो है वो यहां पे लिया जाए। यहां पर जो पिछले सालों का एलपीए जो लिया जाता है 50 सालों का लिया जाता है 1951 से लेकर 2001 तक। ठीक है, एवरेज जो है अराउंड 89 सेंटीमीटर तक आता है रेनफॉल का जो एक्चुअल फिगर है, और इससे इसको बेस बनाकर कंपेयर किया जाता है कि इस साल हमारे यहाँ पर कितनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन होने वाली है। अगर नंबर 89 से ज्यादा होगा इस साल का जो हमारा यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया है तो ये परसेंटेज भी 100 से ज्यादा है। मान लीजिए कि ये नंबर जो इस साल का है वो 80 आता तो यहाँ पर नंबर जो है 100 से गिर जाता। ठीक है, क्योंकि 89 को बेस बनाकर यहाँ पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसे हम देखते हैं किसके केस के अंदर? रेनफॉल के केस के अंदर। नॉर्मल और नियर नॉर्मल भी ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। व्हेन परसेंटेज जो है उसका डिपार्चर ±10% तक होता है और इसको आप एक नॉर्मल या नियर नॉर्मल मानते हैं तो मान लीजिए कि अगर नंबर जो है वो कितना आता है वो यहाँ पर 96 to 104, क्योंकि यहाँ पे जो अगर डिफरेंस देखेंगे तो आपका जो 96 से 104 का है, अगर इस रेंज में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, एंटिसिपेशन बारिश को लेकर रहती है, प्रेडिक्शन रहती है, तो उसे क्या माना जाता है? उसे नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल की बात करें अगर हम, तो इसमें जो रेंज है वो कितनी रहती है? 96 to 104%। जैसे इस साल जो है 101% को एक्सपेक्ट किया गया तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आती है। ठीक है, अगर 90 to 96 के बीच में नंबर आता है तो वो बिलो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, और नंबर 104 से 110 के बीच में आता है तो वो अबव नॉर्मल हो जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा जो है वो यहाँ पर डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपका है। तो फाइनेंशियल ईयर 2013 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2020 तक कह रखा है कि जीसीएफसी बाय जीडीपी का जो रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये देखिए ये चीजें हम तभी बता पाएंगे जब इकोनॉमी के जो आर्टिकल्स है उसको कवर कर रहे हैं। नेट एफडीआई बाय जीएसएफसी का जो रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। जीएसएफसी क्या है? दिस इज, बताइए, जीएफसीएफ ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जीएफसीएफ बाय जीडीपी का जो रेशियो वो इंक्रीज हुआ है। नेट एफडीआई बाय जीएफसीएफ का जो रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। नेट एफडीआई बाय जीडीपी का रेशियो जो है वो डिक्रीज हुआ है। ये जो डेटा था, रीसेंट एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया था कि एफडीआई जो है
वो कंट्री के अंदर सर्ज हुई है, उसमें देखा गया कि नंबर जो है वो बढ़ा है, उसको लेकर ये आर्टिकल दिया गया था और ये डेटा भी उसके अंदर मेंशन किया गया था। देखिए नेट एफडीआई ध्यान रखिएगा, दिस इज द एफडीआई इनफ्लो, जो टोटल कंट्री के अंदर एफडीआई आता है, इनफ्लो जितना होता है माइनस आउटफ्लो, ठीक है। तो मान लीजिए 100 बिलियन का एफडीआई हमारी कंट्री में आ रहा है और हमारी तरफ से 20 बिलियन जा रहा है, तो नेट एफडीआई कितना हो जाएगा, 80 बिलियन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आंसर करें। चलिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने जीएफसीएफ के बारे में, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। बेसिकली एक आपका नेट इन्वेस्टमेंट ही होती है। ये जो जीडीपी है उसको हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जब हम उसे एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। टू बी मोर प्रिसाइज अगर बात करी जाए, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जितना आपके इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल के अंदर जितना इंक्रीज हुआ है उसे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माना जाता है, ठीक है। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है, कितनी लैंड के ऊपर, लैंड को इंप्रूव करने के लिए स्पेंडिंग करी गई है, ये चीजें इसमें आती हैं। मशीनरी के ऊपर कितना खर्च किया गया है, इक्विपमेंट कितने परचेज करे गए, क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा था, जीएफसीएफ क्या होता है, जीएफसीएफ होता है जो आप फिक्स्ड कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, जितना आपने इंक्रीज किया फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, और इसी वजह से आपने लैंड में कितना इंप्रूवमेंट किया, इक्विपमेंट्स के ऊपर कितना परचेज किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, प्राइवेट रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स के अंदर कितना आपने इन्वेस्ट किया, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कितनी आपके यहां पर आई, डिस्पोजल फिक्स्ड एसेट इज टेकन अवे फ्रॉम द टोटल, तो फिक्स्ड एसेट का जितना डिस्पोजल हुआ है वो इसमें से निकाल लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जीएफसीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपने नंबर्स के ऊपर कि कौन सी चीज यहां पर इंक्रीज हुई है और कौन सी चीज यहां पर डिक्रीज हुई है। चलिए अब यहां पर एक बार ग्राफ को देख लेते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर किस किस तरीके से ग्रो कर रही है, इसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आइए नेट एफडीआई पे जीडीपी को लेकर, नेट एफडीआई जीडीपी को देखेंगे तो इसमें पिछले साल के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो एक इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप नेट एफडीआई बाय जीएफसीएफ के बारे में जानेंगे तो इसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जीएफसीएफ बाय जीडीपी का जो रेशियो है ये आपको डिक्लाइन होता है यहां पर दिखाई देगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो नेट एफडीआई बाय जीडीपी क्या ये डिक्रीज हो रही थी? नहीं, ये तो इंक्रीज हो रही थी। और इसी तरीके से जो हमने पढ़ा था जीएफसीएफ बाय जीडीपी की रेशियो, क्या ये इंक्रीज हो रही थी? देखिए यहां पर दोबारा से जीएफसीएफ बाय जीडीपी की जो लास्ट रेशियो हमने पढ़ी थी, ये क्या हो रहा था बताइए? ये आपकी किस डायरेक्शन में जा रही थी? नीचे की डायरेक्शन में, डिक्रीज हो रही थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी गलत हो जाती है, तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, लेकिन नेट एफडीआई बाय जीएफसीएफ जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बाग्राम एयरबेस के बारे में पूछ लेते हैं। न्यूज में मेंशन किया गया था ये कहां पर लोकेट करता है, कहां पर सिचुएटेड है? ईरान के अंदर है, इराक के अंदर है, पैलेस्टाइन के अंदर है, या फिर किसी और ही देश के अंदर है? हिंदू के अंदर से न्यूज बनाई गई है और वहीं से ही ये क्वेश्चन जो है बनाया गया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चलिए तो यूएस जो है, इसे ऑफिशियल के द्वारा कहा गया कि जो बगराम बेस है ये आपका 20 दिन के अंदर हैंड ओवर कर दिया जाएगा। यूएस मिलिट्री विल हैंड ओवर इट्स मेन बागराम एयर बेस टू अफगान फोर्सेस इन अबाउट 20 डेज, ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है। द वास्ट बेस बिल्ट बाय सोवियट्स के द्वारा ये बनाया गया था 1980 के अंदर, एंड इट इज द बिगेस्ट मिलिट्री फैसिलिटी जिसे कि यूएस और नेटो के फोर्सेस के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर यूज किया गया है, विद टेंस ऑफ थाउजेंड ट्रूप्स स्टेशन देयर ड्यूरिंग द पीक ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट। जब कंट्री के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर चल रही थी, तो यहाँ पर हजारों की तादाद में जो यूएस की फोर्सेस के जो यहाँ पर ट्रूप्स थे वो यहाँ पर तैनात थे। तो कहां पर लोकेट करता है? अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। और अफगानिस्तान तीनों ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा बागराम बेस के बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एनडीएमए को लेकर है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लेकर पूछा गया कि बताइए, वेरियस स्टेटमेंट्स आपको दी हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। पीएम इज द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द बॉडी, पॉसिबल है। द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इज द एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन ऑफ द कमिटी। एनडीएमए हैड रिसेंटली सेट अप अ माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो एनडीएमए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डीएम एक्ट इज ऑफ 2005 व्हेन इट वाज फर्स्ट एनफोर्स्ड ड्यूरिंग पेंडेमिक। सेंटर ने इशू जो है वो यहां पर एक नोटिस जो वो इशू किया है टू एक्स बंगाल चीफ सेक्रेटरी अंडर इट। यहां पर तो यहां पर आप जानते हैं कि एक्स बंगाल चीफ सेक्रेटरी जो है, इनको लेकर न्यूज काफी ज्यादा आई है, क्योंकि यहाँ पर जो पीएम है वो यहाँ पर यास को लेकर एक पूरा जो सर्वे था वो करने के लिए गए थे, लेकिन जो सेक्रेटरी थे उन्होंने जो मीटिंग्स थी उसके अंदर यहाँ पर जो अटेंड करनी चाहिए थी उनको, वो यहाँ पे अटेंड नहीं करी,
तो यहाँ पे डीएम एक्ट जो है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, क्योंकि यास की ही पूरी सिचुएशन थी जिसकी वजह से जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर काफी सारे ऐसे प्रदेश हैं जिसमें उड़ीसा भी शामिल है और आपका वेस्ट बंगाल भी शामिल है, जहां पर इस तरीके की सिचुएशन जो है लोगों को जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ रही है। तो डीएम एक्ट के अंतर्गत उनको चार्ज किया गया है कि आपको जो कंप्लायंस करना चाहिए था, जिस मीटिंग के अंदर आपको बुलाया गया था जो कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर थी, उसमें आपने शिरकत क्यों नहीं करी यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं क्या पीएम इस बॉडी के हेड होते हैं। तो एनडीएमए की बात करें तो यहां पर जो इसके हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्स ऑफिशियो हेड उनको माना जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वो। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। नाउ वाइस चेयरमैन कौन होते हैं यहाँ पे, देखिए वाइस चेयरमैन जो है यहां पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लेकिन वो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि होम मिनिस्टर हो। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इज द एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो नॉट नेसेसरी कि वो होम अफेयर मिनिस्टर ही हो, वो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, एनडीएमए हैड रिसेंटली सेट अप अ माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। तो ये अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज में डिस्कस किया था। इस चीज को लेकर याद आ रहा है आपको क्या डिस्कस किया गया था, बताइए, सोचिए। एनडीएमए ने रिसेंटली एक माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन जो है सेटअप की, एक पोर्टल जो है सेटअप किया ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनका स्मूथ पैसेज जो है वो यहां पर इंश्योर किया जा सके। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो मैंने आपको जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है वो भी बता दिया है। और एनडीएमए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसे एस्टैब्लिश किया गया था थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में एनेक्ट किया गया था और फॉर्मली इसे 2006 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री। ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी मैंडेट क्या है, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर। अगर आता है या मैन मेड डिजास्टर आता है तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम, क्राइसिस रिस्पॉन्स का काम, डिजास्टर रेजिलियंसी का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो यहां पर पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए pencil.gov के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। pencil.gov सीन इन न्यूज इज ऑपरेटेड बाय, किसके द्वारा से ऑपरेट किया जाता है, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए। चलिए देखिए, पेंसिल की फुल फॉर्म पता है तो आंसर करना इजी हो जाएगा। वैसे देखिए बहुत सारे लोगों ने हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को यहाँ पे मार्क किया हो, जो कि एक कॉमन सेंस हमारी बताती भी कि pencil.gov है तो पेंसिल से एजुकेशन से रिलेट ही करता होगा, तो बी मार्क किया होगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट इवन दो दैट आंसर इज नॉट करेक्ट। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। पेंसिल की क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, अगर यहां पे फुल फॉर्म पता होती तो आपको चाइल्ड लेबर समझ में आ जाता कि ये चाइल्ड लेबर को लेकर है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आप यहां पर आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो कई बार कॉमन सेंस जो है इसी वजह से, देखिए वैसे कॉमन सेंस को यूज करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं पता है तो कॉमन सेंस आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नॉलेज, अगर स्पेसिफिकली उस चीज के बारे में नॉलेज है तो आंसर करना बेहतर रहता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही सिचुएशंस को, ऐसे ही एरियाज को कवर करता है जहां पर कहीं ना कहीं जो हमारी कॉमन सेंस है वो हमें सही आंसर नहीं दे रही होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर जो है वो इंडिया के हाथ में ही बताया जा रहा है। और पेंडेमिक के टाइम पे हमने देखा है कि जो एजुकेशन है वो वैसे भी थोड़ी सी पीछे चली गई है। और यहां पर एडिटोरियल जो मेंशन किया गया था न्यूज़पेपर के अंदर, उसके अंदर pencil.gov.in की बात करी गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ऑपरेट किया है ऑनलाइन पोर्टल www.pencil.gov.in। ये अलाउ करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट ऑन चाइल्ड लेबर केसेस जो कि नेशनल, स्टेट या लोकल लेवल पर होते हैं, ताकि वहां पर इंटरवीन किया जा सके और ऐसे बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर के अंदर प्रेशराइज करके इन्वॉल्व करे गए हैं उनको यहां से निकाला जा सके। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मंत्रालय जो है वो नाम मैंने आपको बता दिया, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज और 200 डेज की जो सीरीज है आप इसको एनरोल करा सकते हैं। 200 डेज की सीरीज में आपको मेंस का जो मॉड्यूल है आंसर राइटिंग का वो भी मिल जाता है, ताकि आप प्रीलिम्स के बाद चाहें या फिर अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके पास टाइम है और प्रीलिम्स की तैयारी आपकी ठीक ठाक चल रही है और मेंस के आंसर लिखना चाहते हैं, इवन यू कैन राइट दैट टुडे एज वेल। तो यहाँ पे 200 डेज और 100 डेज की सीरीज में फायदा ये आपको मिलता है कि डेली बेसिस पे असाइनमेंट जो है वो आपकी एनसीईआरटीज के वीडियोस हो सकते हैं, वो आपके स्टैंडर्ड बुक्स के वीडियोस हो सकते हैं, वो एमसीक्यूज के वीडियोस हो सकते हैं, और वो इवन आपके क्लास लेक्चर वीडियोस जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे डेली बेसिस पे, डे वाइज। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्विजेस भी डेली बेसिस पे सॉल्व करने को मिलते हैं, वीकली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो एक 360 डिग्री ओवरऑल जो तैयारी होती है वो आपकी इसके थ्रू हो जाती है। इसी तरीके से 500 डेज का कोर्स है, बट दिस इज फॉर पीपल जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मिशन यूपीएससी 2022 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप इस साल एग्जाम देना चाहते हैं तो 200 डेज के लिए आप एनरोल करा सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि एनसीपीसीआर को लेकर है। पूछा गया एनसीपीसीआर को लेकर बताएं
करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है? ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे कि सीपीसीआर एक्ट 2005 के अंतर्गत लेकर आया गया था। इंडिया हैज साइंड बट नॉट रेटिफाइड द यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट येट। बताइए, एनसीपीसीआर जो है इनको कहा गया था, बेसिकली इन्होंने ट्रैक डाउन किया है, काफी दिन से ये न्यूज में थे कि जो बच्चे जिनके कोविड की वजह से पेरेंट्स की डेथ हो गई है, ऐसे बच्चों को आप ट्रैक करो, देखो कितने बच्चे, ताकि जो स्कीम्स के फायदे जो सरकार लेकर आई है वो उन तक पहुंचाए जा सके। ठीक है, तो 9346 ऐसे बच्चों को ट्रैक किया गया है एनसीपीसीआर के द्वारा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द सीपीसीआर एक्ट 2005 का जो था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। एनसीपीसीआर के बारे में और चीजें बताऊं आपको, तो इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अंदर मेंबर्स की अगर बात करो तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं जो कि पर्सन ऑफ एमिनेंस यहां पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा 6 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं जिसमें से मिनिमम 2 विमेन मेंबर्स जो है वो यहां पर होने चाहिए। इंडिया ने यूएन कन्वेंशन जो यहां पे बात करिए, यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, इसको 1992 में ही साइन कर दिया था। तो दूसरी स्टेटमेंट तो यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को लेकर है। पूछा गया पीएमआई किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, क्योंकि यहां पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्लाइड किया है मई के अंदर, और जॉब लॉसेस जो है इस पर्टिकुलर पीएमआई इंडेक्स ने हमें बताई है। क्या ये एसपीआईएम के द्वारा लेकर आया गया है, आईएचएस मार्केट के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा? सोचिए और इसके बारे में आंसर करें। चलिए देखिए, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है दैट इज डिराइव फ्रॉम द मंथली सर्वे किया जाता है, उससे इसे डिराइव किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का जो डेटा है इकट्ठा किया जाता है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का एम है इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करंट एंड फ्यूचर कंडीशन ऑफ बिजनेस टू द डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और जो बिजनेस चला रहे हैं, एनालिस्ट हैं, उनको यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करने का काम पीएमआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये लेकर किसके द्वारा आया गया ये भी मैं आपको बता देता हूं। देयर आर 3 प्रिंसिपल प्रोसीजर्स ऑफ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो इन प्रोड्यूसर्स के अंदर बात करी जाए तो नंबर 1 पे इसके प्रोड्यूसर है SIPMM। SIPMM क्या है? सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये एक प्रोड्यूसर के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, 1972 में स्टैब्लिश किया गया था, सिंगापुर में लोकेट करते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को लेकर। सेकंड इसके प्रोड्यूसर है वो है ISM इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, इसे 1915 में यूएसए के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। और तीसरे IHS मार्केट ग्रुप दैट इज लोकेटेड इन लंदन, IHS को 1959 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। IHS और मार्केट पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन ये 2016 में मर्ज हो गए। नीति आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली जो 2 यहां पर ऑप्शंस आपको दिए वो बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, तो बी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रोनोलॉजिकली। तो आप जानते हैं वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो एग्जिस्ट करती हैं और ये वेरियस एरियाज के अंदर अपनी रेटिंग्स देते हैं, जो अभी हम जानेंगे। लेकिन आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी और उसके बाद कौन सी बनी। एनपीएफसीज और आपकी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, दे आर फीलिंग हीट ऑफ द सेकंड वेव, ऐसा ICRA इकरा के द्वारा कहा जा रहा है कि जो एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और HFCs है उनको सेकंड वेव की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये द हिंदू के अंदर न्यूज दे रखी थी। नाउ क्रेडिट रेटिंग इज एन असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर इन जनरल टर्म्स और विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डेट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम होता है रेटिंग देना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखा जाता है। अगर आपने देखा हो इंडिया लेवल पे या फिर कहीं कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी वेरियस कंट्रीज को भी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। ठीक है, कि ये और अलग अलग कंपनीज को भी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, बोरोवर्स को भी दी जाती है, क्योंकि ये उसकी वापस करने की जो पैसा लिया गया उसकी वापस करने की जो कैपेसिटी है उसके बेसिस पे ये रेटिंग दी जाती है। इट कैन बी असाइन टू एनी एंटिटी जो कि पैसे को बोरो कर रही है। किसी इंडिविजुअल को भी आप रेटिंग दे सकते हैं कि क्या फ्यूचर में ये व्यक्ति पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा, तो इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और साथ ही साथ किसी कॉरपोरेशन को भी दे सकते हैं। और कॉरपोरेशन के अलावा कोई स्टेट या प्रोविंशियल अथॉरिटी हो, सॉवरेन गवर्नमेंट हो, उनको भी ये रेटिंग दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर जिसकी बात करी जाती है, एंड वेरियस अदर ऐसी एजेंसीज है जो कि इन वन और द अदर एस्पेक्ट रेटिंग की बात करते हैं। इंडिया के अंदर बात करें इंडियन क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री की, तो मेनली यहां पर आपको क्रिसिल मिलेगी। क्रिसिल काफी फेमस है, सुना होगा आपने। इकरा भी सुना होगा जो भी न्यूज में थी। देन आपके पास पिच है, केयर है, देन आपकी ऑनिक्रा है एंड समेरा है। ठीक है, तो ये नाम आपको पता हो तो बेटर रहेगा। बात करी जाए क्रिसिल सबसे ज्यादा फेमस भी है और इसे 1988 के अंदर सेटअप किया गया था। ठीक है,
इकरा को 1991 में सेटअप किया गया था और केयर को 1993 में सेटअप किया गया था। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे क्या आ रहा है बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 312 आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। द टर्म आइजैक मोएवा सीन इन द न्यूज रिलेट्स टू नाउ, बताइए जल्दी से, ये न्यूज में आपने कहीं ना कहीं इस टर्म को पढ़ा होगा, क्या कोई ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, कोई स्पिरिचुअल लीडर है, एंशियंट टाइप की कोई मार्शल आर्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए तो करेक्ट आंसर इज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। आप असम की न्यूज आजकल पढ़ रहे होंगे। NSCN-IM जो है, जो आपकी आइजैक मोएवा NSCN है, दैट इज यूजिंग न्यू आउटफिट्स एज फ्रंट इन आसाम। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट इन द सेंस की 3rd ऑफ जून के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4th ऑफ जून जो है अभी शुरू होने वाला है, तो 20 क्वेश्चन में से आज आपको मार्किंग करनी है। असर रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, प्रथम के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सब मिलकर इसको करते हैं। सोचिए जल्दी से इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल ने मेंशन किया था असर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को, और चाइल्ड लेबर के ऊपर जो इंपैक्ट हुए हैं उसके बारे में यहां पर मेंशन किया हुआ था। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। असर के अंदर बेसिकली इट्स अ बाइनियल पब्लिश रिपोर्ट जो कि एनजीओ प्रथम के द्वारा लेकर आई जाती है। सी आपका आंसर हो जाता है। वैसे भी देखिए हिंदी का नाम है असर, तो वैसे भी वर्ल्ड बैंक को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, और चांसेस होते हैं कि वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट होती है तो आप मतलब कॉमन सेंस को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि उसका नाम लार्जली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, असर इज बाइनियल पब्लिश बाय एनजीओ प्रथम, और 2005 से इसे पब्लिश किया जा रहा है। और जब हम लोग भी तैयारी किया करते थे 2010-11 की बात है, तब वहां पर भी असर की रिपोर्ट प्रथम एनजीओ के द्वारा रिपोर्ट लाई जाती थी, और जिसमें बताया जाता था कि बच्चों की जो एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो मैंने आपको ये भी चीज पहले भी बताई थी कि क्या 6th क्लास का बच्चा 3rd क्लास का मैथ्स भी नहीं कर पा रहा होता था, और 5th क्लास का बच्चा 4th क्लास की इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा होता था। तो ये सभी चीजें जो क्वालिटी एस्पेक्ट होते हैं, देखिए एजुकेशन डजंट मीन कि हर साल 7th के बाद 8th आ रहा है, 8th के बाद 9th आ रहा है, आपको डिग्रीज मिलती जा रही हैं, आपको सर्टिफिकेट्स मिलते जा रहे हैं, पासिंग सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दैट डजंट मीन एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है कि आपका अटेनमेंट कितना हो रहा है, तो वो चीज जो है असर के द्वारा यहाँ पर मेजर किया जाता है। ठीक है, असर सर्वे 2020 इज द फर्स्ट एवर फोन बेस्ड एजुकेशन सर्वे इनके द्वारा लिया गया है, और इसे पब्लिश भी किया गया। असर 2020 सर्वेज द प्रोविजन ऑफ एन एक्सेस टू डिस्टेंस एजुकेशन मैकेनिज्म। रूरल इंडिया के अंदर कितने ज्यादा डिस्टेंस एजुकेशन के जो मैकेनिज्म है अवेलेबल है, क्योंकि स्कूल आप जानते हैं कि चाहे गांव हो या फिर आपके रूरल अर्बन एरिया, कोई भी एरिया हो, वहां पर स्कूल तो बंद है, तो वहां पर डिस्टेंस एजुकेशन क्या प्रोवाइड करी जा रही है, नहीं करी जा रही, इसके कितने प्रोविजन अवेलेबल है, इसको लेकर जो सर्वे है वो प्रथम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आंसर आपका 10th का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि तजिकिस्तान को लेकर है। तजिकिस्तान किससे बॉर्डर को शेयर करता है, चाइना से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से। आपको ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, सोचिए इसके बारे में, और टाइम भी आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताएं। पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करे हैं पाकिस्तान है, वो तजिकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। ये न्यूज थी, और यहाँ पे हमें बताना था कि बॉर्डर किससे शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका तजिकिस्तान है, इसका बॉर्डर मैं आपको एक बार मैप के ऊपर दिखा देता हूँ। तजिकिस्तान किस किस से बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद आंसर देना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप तजिकिस्तान के बारे में जानते हो, यहाँ पर हमारा फारकोर करके एक एयरबेस भी है, जो कि जिसकी वजह से तजिकिस्तान हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज तजिकिस्तान। और अगर आप नीचे देखेंगे आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको चाइना जो है वो भी दिखाई दे रहा है, उज्बेकिस्तान भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। पाकिस्तान से यहाँ पे बॉर्डर टच नहीं हो रहा है, चाइना से बॉर्डर टच हो रहा है, किर्गिस्तान से हो रहा है, उज्बेकिस्तान से हो रहा है। तो यहाँ पर वेरियस कंट्रीज जो थी जिससे बॉर्डर टच हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पर मैप के ऊपर दिखा दी। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो चाइना अफगानिस्तान से बॉर्डर टच हो रहा था, लेकिन तुर्कमेनिस्तान हमें कहीं नहीं दिखा, क्योंकि इससे बॉर्डर यहाँ पर टच नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, तजिकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान से टच होता है, और इंडिया का इंपॉर्टेंट एयरबेस भी यहाँ पर है। और अब तजिकिस्तान से पाकिस्तान अपनी करीबियां जो है वो यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज 12th क्वेश्चन। टेनेंसी एक्ट, मॉडल टेनेंसी एक्ट को लेकर है। 3 स्टेटमेंट दी गई है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट। इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी टू लीजिंग एंड रेंट मैकेनिज्म के अंदर ट्रांसपेरेंसी से आ जाएगी। अंडर दिस द लीज अग्रीमेंट वुड हैव टू बी गिवन वर्बली और इन रिटन, तो वर्बली या रिटन दोनों तरीके से इसे दिया जा सकेगा। यूनियन कैबिनेट ने अभी मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है इसको यहाँ पर अप्रूव किया है, इसी वजह से ये न्यूज में भी था। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट को लेकर आंसर करिएगा जल्दी से। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, और फिर वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं इन स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पर
टाइम इज अप। पहली जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको बता दूं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और इसी वजह से जैसे ही पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई, ए और डी को आप एलिमिनेट कर लीजिए, मतलब आंसर या तो बी होगा या सी होगा, मतलब सेकंड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट आपकी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो दोनों में है, मतलब यहां पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो रेंट मैकेनिज्म के अंदर लेकर आई जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां पे थर्ड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, क्या ये वर्बली और रिटर्न में दिया जा सकेगा। देखिए यहां पर बात करी जाए तो रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्राइब्यूनल वुड बी सेटअप एंड लीज एग्रीमेंट इज टू बी गिवन इन द राइटिंग नाउ। तो ये जो लीज एग्रीमेंट रहेगा ये राइटिंग में ही होना चाहिए। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट वर्बल की वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं 12th क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये न्यूज में था, टेनेंसी लॉ आपका मॉडर्न, इसको डिस्कस किया। देन नेक्स्ट है आपका खड़ग, सीन इन द न्यूज, क्या है ये, कोई नेवल सपोर्ट वेसल है क्या, ये क्या कोई एम्फीबियस डॉक है, नेवल कॉर्वेट है या फिर कुछ और ही चीज है। सोचिए अभी रिसेंटली इसको डिस्कस किया गया था और यहां पर ईरान का जो लार्जेस्ट नेवल शिप है वो यहां पर उसको क्या हो गया, तो उसने फायर को कैच कर लिया था एंड दैट सिंक्स इन द गल्फ ऑफ ओमान। ये पूरी न्यूज थी। खड़ग की बात करें तो ये सर्व करता है एज अ वन ऑफ द फ्यू सपोर्ट वेसल्स इन द इरानियन नेवी केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सी फॉर इट्स अदर शिप्स। ये जो है हैवी कार्गोस को लिफ्ट भी कर सकता है और हेलीकॉप्टर्स के लॉन्च पॉइंट के तौर पे भी काम करता है। ये जो शिप है इट इज बिल्ट इन ब्रिटेन एंड लॉन्च्ड इन 1977 और ईरानियन नेवी में इसे 1984 के अंदर एंटर किया गया और तब से ये इनके लिए काम कर रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर ईरान की जो लार्जेस्ट नेवी शिप थी उसने फायर को कैच किया था, उसमें आग लग गई थी और ओमान के गल्फ ऑफ ओमान के अंदर डूब गया था, तो उसको लेकर इसका जिक्र जो था वो यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट। यहां पर दो स्टेटमेंट्स आपको दिए और दोनों में से आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सी है। अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्लाइज अ कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, हो सकता है अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्लाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बताइए क्या यहां पे कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये आपको बताना है। एक्सपोर्ट अभी हमारे अगर मई के महीने के देखें, टाइम स्टार्ट कर देता हूं मैं आपका यहां पे, तो मई के महीने के जो एक्सपोर्ट है ये यहां पर जंप हुए हैं और ये 32.21 बिलियन तक पहुंच चुके हैं और ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है वो 6.32 बिलियन पे पहुंच चुका है। द हिंदू के अंदर इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर ये न्यूज दे रखी थी। अब हम यहां पर देखते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये क्या है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 अकाउंट होते हैं, ठीक है, इसमें आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट होता है। ठीक है, इट इज द करंट अकाउंट विच डील्स विद बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के साथ कौन डील करता है, करंट अकाउंट आपका डील करता है। तो जो पहली स्टेटमेंट है नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्लाइज अ कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ये तो आपकी वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि करंट अकाउंट इससे डील करता है। इफ द एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट तब यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट देखा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी यहां पर एक्सपीरियंस किया जाता है। तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्लाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है उस सिचुएशन के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों सिचुएशन होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है यहां पर ये करेक्ट हो जाती है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इकोनॉमी के जो आपकी 200 डेज की या मिशन यूपीएससी 2022 सीरीज है, जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर है, वहां पर इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो वहां से आप देख सकते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, चलिए तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको बताई करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट ही बतानी थी। आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 जो आईयूसीएन स्टेटस को लेकर पूछा गया। एशियन अफ्रीकन एलिफेंट जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखे गए, इनका आप आईयूसीएन स्टेटस बताइए। दोनों एंडेंजर्ड है, दोनों वल्नरेबल, या पहला एंडेंजर्ड है और दूसरा वल्नरेबल, या फिर नन ऑफ द अबव। चाइना जो है इट इज ट्राइंग टू कीप एलिफेंट हर्ड आउट ऑफ द सिटी ऑफ 7 मिलियन। तो यहां पे चाइना के अंदर ये इशू जो था देखा गया। द हिंदू के अंदर न्यूज दे रखी थी। यहां पर अगर हम इसके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, क्योंकि स्पीसीज जब भी कोई न्यूज में होगा चांसेस ज्यादा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के, तो दोनों ही यहां पर एंडेंजर्ड है। एलिफेंट हैपेंस टू बी अ कीस्टोन स्पीसीज। अगर आपने जो एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो मेरे लेक्चर है वो देखें तो वहां पर मैंने आपको कीस्टोन स्पीसीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप वेरियस सीरीज के अंदर देख सकते हैं कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है, क्योंकि ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। तो एलिफेंट जो है इसे कीस्टोन स्पीसीज माना जाता है और ये एक ऐसा स्पीसीज है
जिसके ना होने की वजह से जो पूरा आपका फूड चेन होता है, जो फूड वेब होता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, पूरा आपका जो एक इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। और बिग 5 इनिशिएटिव जो भी हमने कुछ आई थिंक आज से 4-5 दिन पहले बिग 5 इनिशिएटिव जो पढ़ा था एमसीक्यू के थ्रू, उसके अंदर भी ये एलिफेंट एक एनिमल के तौर पे शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि जो दोनों है दोनों ही एंडेंजर्ड माने जाते हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 एंड 200 डेज की सीरीज को आप एनरोल कर सकते हैं netmock.com या exam.netmock.com को लेकर। कोई भी डाउट होता है तो @prince_luthra या netmockis@gmail.com के ऊपर आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, जो कि वेरियस स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहे हैं कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। द सेक्रेटेरिएट ऑफ यूएनएचसीआर जो है हेग नेदरलैंड के अंदर है और इंडिया इसके अंदर पार्टी नहीं है। ये यहां पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है करेक्ट क्या है। कोविड-19 वेरिएंट्स जो है वो रिपोर्ट करे गए हैं इंडिया के अंदर, और यहां पर ये इसका जो स्प्रेड है वो थ्रेटन कर सकता है आसपास के रीजन्स को भी। ये स्टेटमेंट यूएनएचसीआर के द्वारा दी गई है। यूएनएचसीआर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 इन द वेक ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट, जब हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद जो ये शुरू हुआ था। इसके बाद यूरोप के अंदर खासतौर पे 1950 में इसको लेकर आया गया था, और तब से ही ये जो रिलीफ होती है, रिलीफ और रेस्क्यू के जो मेजर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज को इसके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। यूएनएचसीआर ने 2 बार यहां पर बेसिकली नोबेल प्राइज और इसको भी जीता है, नोबेल प्राइज फॉर पीस। 1954 के अंदर भी इसे ये नोबेल प्राइज मिला था, 1981 के अंदर भी। यहां पर इसके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है इंडिया को लेकर, हमारे वेरिएंट को लेकर, उसको लेकर इनका जिक्र किया गया था। यूएनएचसीआर को यूएनआर भी कहा जाता है, दैट इज यूएनआर रेफ्यूजी एजेंसी भी कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। दो इंडियन अलाउज यूएनएचसीआर टू ऑपरेट इन इंडिया बट इट इज नॉट अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इनका यूएनएचसीआर है, इसको ऑपरेट तो करने दिया जाता है, लेकिन इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द कन्वेंशन, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी मैंने आपको बताया कहां पर लोकेट करता है। इट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, हेग नेदरलैंड के अंदर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट गलती से मैंने इनकरेक्ट कर दी, इंडिया इज नॉट अ पार्टी। ये मैंने आपको बताया कि इंडिया इसके अंदर पार्टी नहीं है, इवन दो यूएनएचसीआर को यहां पर ऑपरेट करने दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 को जल्दी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ते हुए, एक बार यूएनएचसीआर से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये हमारा यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में, और आपसे पूछा गया कि बताइए इसको लेकर इनकरेक्ट क्या है, इसको लेकर गलत क्या है। ये एक लीगल ऑब्जेक्ट होता है। आपने स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी जिसको कहा जाता है, इसको काफी बार सुना होगा। इट कैन ओनली बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट मर्जेस द रिस्क विद द एसेट्स इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द शॉक। तीनों स्टेटमेंट्स आपको दिए गए। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, जल्दी से सोचिए इसके बारे में। पंजाब के कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ एसपीवी फॉर पोर्टेबल वाटर सप्लाई टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस। तो पंजाब के अंदर जो भी गांव है, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर पोर्टेबल वाटर जो है, पीने का अच्छा पानी जो है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा, और उसके लिए पंजाब की कैबिनेट ने स्पेशल पर्पस व्हीकल को अप्रूवल भी यहां पर दे दी है। एसपीवी होता क्या? स्पेशल पर्पस व्हीकल एक लीगल ऑब्जेक्ट है जो कि पर्टिकुलर पर्पस को, जैसे कि यहां पर पीने का स्वच्छ पानी प्रोवाइड करना है, ऐसे ही किसी स्पेशल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहां पर बनाया जाता है। तो यहां पे क्या एक लीगल ऑब्जेक्ट होता है? बिल्कुल ठीक है। स्पेशल पर्पस के लिए होता है? बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं? इट्स फॉर्मेशन इज डन यूजुअली टू फुलफिल एम्स एज स्टेटेड बाय इट्स क्रिएटर्स। जो जिस एम के लिए इसे बनाया गया, जिस पर्पस के लिए, जैसे यहां पर पीने के पानी के लिए बनाया गया, तो उसी काम को यहां पर अचीव किया जाता है। इसके अंदर जो भी एसेट्स इन्वॉल्व होती है, जो भी एक्टिविटीज करी जाती है, वो इस व्हीकल, इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंडर ही आती है, ताकि जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी दुविधा ना हो, उनको लेकर किसी भी तरीके का रिस्क वो फील ना करें। यहां पर रिस्क का जो एलिमेंट है वो मर्ज नहीं होता, इट डजंट मर्ज द रिस्क विद द एसेट्स, रादर इट लीड्स टू रिस्क आइसोलेशन फ्रॉम द एसेट। हेंस द थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी है वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा? आपको बताना क्या था? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जो कि आपका बेसिक लक्ष्य में कहां से पूछा गया है। केरला गवर्नमेंट जो है उसने 6 नई पंचायत जो है उसको ऐड किया है, उसको लेकर यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन बनाया गया। दो सिंपल स्टेटमेंट आपके सामने है। बलवंत राय कमेटी के सामने लिखा है 3 टियर सिस्टम के द्वारा इसको रेकमेंड किया गया था, इसके द्वारा रेकमेंड किया गया था। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम को रेकमेंड किया। सोचिए क्या आंसर 1 होगा, 1 and 2 होगा, 2 ओनली होगा, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। चलिए, तो द हिंदू में आर्टिकल था केरला गवर्नमेंट की पंचायत सिस्टम को लेकर। तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता ने 3 टियर का सिस्टम जो है रेकमेंड किया था, और अशोक मेहता ने 2 टियर का सिस्टम। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट। तीन स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस फेटल देन वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न से कम फेटल होता है। अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैन बिकम अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है। इंडिया प्रेजेंटली हैज 2 वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड 1 ऑफ कंसर्न। सोचिए इसके बारे में, कोविड को लेकर न्यूज थी, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए तो यहां पर ओनली वन ऑफ द 3 स्ट्रेन्स, आप जानते हैं इंडिया के अंदर B1617 1.617 जो है कोविड 19 का वेरिएंट जो है फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था इंडिया के अंदर, और अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है, ऐसा WHO के द्वारा कहा गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो B1617 जो है वेरिएंट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया एंड वाज डिवाइडेड इनटू 3 लीनेज के अंदर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। B16171, B16172, B16173. The World Health Organization has said only B16172, one of the 3 strains of B1617, तो ये जो बीच वाला जो है 16172 of COVID-19 वेरिएंट्स जो है वो यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न है इंडिया के अंदर जो डिटेक्ट किया गया है यहां पर। तो यहां पे जो 1 और 3 है इसके ट्रांसमिशन जो है वो कम फेस करे गए, कम नोट किए गए, लेकिन 16172 जो है वो कंसर्न बन चुका है और इस वजह से केसेस भी ज्यादा निकल के आ रहे हैं। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेस फेटल है वेरिएंट ऑफ कंसर्न से, ये बात भी यहां पर कही गई। तो ये जो बचे हुए 1 और 3 हैं जिससे ज्यादा ट्रांसमिशन के केसेस नहीं निकल रहे, तो ये हमारे लिए वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, और जो बीच वाला जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। ठीक है, तो अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस फेटल, बिल्कुल ठीक है, 1 और 3 लेस फेटल है 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि 2 के केसेस ज्यादा निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में तब्दील हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इंडिया के पास प्रेजेंटली 2 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 और 3, बिल्कुल ठीक है, और एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, दैट इज 2। 16172 जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि यूएन जनरल असेंबली के बारे में पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आपको करेक्ट बताना है। इट इज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ यूएन, हो सकता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम अ टर्म ऑफ 1 ईयर, ये भी पॉसिबल है। ऑल द सार्क नेशंस हैव हेल्ड इट्स प्रेसिडेंसी इन द पास्ट, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। तो इंडिया जो है, मैंने आपको कल वैसे बताया था जब हमने हिंदू एनालिसिस किया, इसलिए मैंने कहा कि हिंदू एनालिसिस को मिस मत करिए, जो सेकंड चैनल पे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान ने कहा था कि इंडिया से हम होप करते हैं कि इसके अंदर इंडिया हमें ही वोट करेगा, लेकिन इंडिया ने एक्सप्लिसिटली कहा कि देखिए हम जो वोट है मालदीव्स को अपना देने वाले हैं, अफगानिस्तान को नहीं देंगे। तो अफगानिस्तान ने कहा कि देखिए पास्ट के अंदर हमने भी आपको काफी बार हेल्प किया है, तो आपको वोट हमें देना चाहिए। इस तरीके की बातें जो थी करी गई थी। यूएनजीए इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट इज द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपकी एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडी है वो भी मानी जाती है यूएन, तो यस इट इज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और यहां पर कल ही मैंने जब हिंदू एनालिसिस किया था तब आपको बताया था कि यहां पे जो प्रेसिडेंट है उसको 1 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि सार्क कंट्रीज के अंदर इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उनके यहां से रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी, ये जो टेन्योर होता है ऑलरेडी हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने पूरा किया हुआ है। लेकिन सार्क रीजन के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी ये जो पूरा एक कार्यकाल है अपना इसके अंदर निकाला है प्रेसिडेंटशिप के अंदर। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर भूटान है, नेपाल है और मालदीव है, उनके द्वारा ये प्रेसिडेंटशिप का जो पूरा टेन्योर है वो नहीं निकाला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट, ऑल द सार्क नेशंस नहीं, यहाँ पर भूटान, नेपाल ने कभी भी इसके अंदर प्रेसिडेंटशिप जो है वो नहीं दी है, ये ध्यान रखिएगा। और मालदीव्स का भी नाम इसमें दिया गया था, लेकिन मालदीव्स को अभी हम वोट करेंगे इस बार, और मोस्ट प्रोबेबली उनके यहाँ से जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो हमें देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी इनकरेक्ट है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये हमारा 76 यूएनजीए में मालदीव्स ने एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट इन रनिंग फॉर 76 यूएनजीए प्रेसिडेंसी। जल्दी से 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं और फिर मैं आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देने वाला हूं। तो लेट्स सी, यहां पर शुरुआत हमारी हुई थी लॉन्ग पीरियड एवरेज को लेकर। ये किसको लेकर था, ये आपकी रेनफॉल को लेकर था। हमने डिस्कस किया था कि कब रेनफॉल एवरेज से ज्यादा मानी जाती है और कब कम मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको मैप दिखा के बताया था कि किस तरीके से आपको यहाँ पर कौन सी जो फैक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, कौन सा रेशियो इंक्रीज हो रहा है और कौन सा डिक्रीज हो रहा है। बागराम एयरबेस यूएस यहां से जा रहा है और ये हैंडओवर किया गया है किसको, अफगानिस्तान को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एनडीएमए को लेकर, कौन हेड होते हैं इसके, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, और जो वाइस चेयरमैन जो है वो इसमें कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। pencil.gov सुन के लगता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता होगा, लेकिन इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया। 100 डेज 200 डेज मिशन यूपीएससी 2022 को आप चेकआउट कर लीजिएगा।
एनसीपीसीआर के बारे में डिस्कशन हुआ तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, क्या रेटिफाई नहीं किया, नहीं, इंडिया ने इसे ऑलरेडी ही रेटिफाई किया हुआ है। देन हमने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में देखा था, SIPMM IHS मार्केट के द्वारा इसको लेकर आया जाता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। देन 8th के अंदर क्रोनोलॉजिकली हमने लगाया था कि कौन सी एजेंसी पहले आती है कौन सी बाद में आती है, इसमें इकरा को लेकर न्यूज थी वो भी हमने डिस्कस करी थी। देन हमने आसाम के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट असर रिपोर्ट के बारे में जाना था, जिसमें यहाँ पर टेलीफोनिक सर्वे जो है किया गया और देखा गया कि कैसे डिस्टेंस एजुकेशन जो है रूरल एरियाज में मिसिंग है। तजिकिस्तान के अंदर हमारा फारपुर रीजन है, पाकिस्तान अब इनको जो वेरियस हथियार है वो प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से ये न्यूज में था। देन इसकी जो मैप के ऊपर लोकेशन थी वो भी हमने यहाँ पर देखी थी। देन हमने मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में जाना था, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसे लेकर आया गया और रिटर्न के अंदर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मंत्रालय के अंदर यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंतर्गत आता था, ये हमने यहाँ पर जाना था। देन हमारा इसके बाद डिस्कशन खरक के बारे में हुआ था, ये नेवल सपोर्ट वेसल है ईरान का, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था इनकरेक्ट स्टेटमेंट को लेकर, बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर बताई थी मैंने आपको कुछ चीजें, और एक्सपोर्ट हमारा कितना इंक्रीज हुआ है ये भी हमने डिस्कस किया था। देन IUCN स्टेटस जो था हमारा बोथ एंडेंजर्ड एशियन या अफ्रीकन एलिफेंट्स वो हमने यहाँ पर देखा था। इसके बाद डिस्कशन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर हुआ था, UNHCR का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी मैंने आपको बताया था। देन डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुए हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल को लेकर हुआ था, लीगल ऑब्जेक्ट होता है और स्पेशल पर्पस के लिए पंजाब भी अभी से पोर्टेबल वाटर के लिए लेकर आया है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी को लेकर भी डिस्कशन हमारा हुआ। और इससे आगे बढ़ते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखा था वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होते हैं और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। देन फाइनली हमारा जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन यूएन जनरल असेंबली को लेकर था, और सार्क के अंदर सभी ने अपनी प्रेसिडेंटशिप इसके अंदर नहीं दी है, मालदीव और अफगानिस्तान अभी हेड टू हेड इसके अंदर खड़े हुए हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस कर लिया, रिवीजन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी नेक्स्ट सैटरडे को और संडे को आपके जो मैराथन सेशंस होंगे उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिकॉज दे विल हेल्प यू इन सक्सीडिंग दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि रिवीजन उसके थ्रू आपकी काफी बेहतर हो जाती है। अभी मैं आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन दूंगा और फिर हम डिस्कस करेंगे अपने मार्क्स को। तो अभी यूएन प्रेसिडेंटशिप के लिए यहाँ पर जो 1 ईयर का टेन्योर रहता है उसके अंदर इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है, मालदीव्स को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान को, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगर आपको लगता है मालदीव्स को सपोर्ट कर रहा है इंडिया तो मालदीव्स लिखिएगा, अफगानिस्तान लगता है तो अफगानिस्तान लिखिएगा, या फिर 1 और 2 भी आंसर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मालदीव्स है तो 1 लिख दीजिएगा, अगर आपको लगता है अफगानिस्तान है तो 2 लिख दीजिएगा। मेंस के जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदू एनालिसिस में मिलेंगे और मेंस के आंसर आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं वो आप इंटरव्यू ग्रुप में कर सकते हैं, दीज आर द मेजर ग्रुप्स जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड चैनल जहां पर आपको सुबह 6 बजे आपके जो हिंदू एनालिसिस है वो मिल जाता है। चलिए जल्दी से अपने मार्क्स बताइए, 12 या इससे ऊपर है देन यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन अगर 12 भी आपका स्कोर है तो भी कोई बात नहीं। सेकंड टाइम जरूर रिवाइज करिएगा और अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, बिकॉज यू विल सी योरसेल्फ इंप्रूविंग इन द कमिंग डेज। टेलीग्राम के ऊपर आपको जो पीपीटी है उसकी जो PDF है बेसिकली वो मिल जाएगी। और प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो बिकॉज दैट विल मोटिवेट मी एंड माई टीम ऑल्सो। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं वो काफी ज्यादा हमारी टीम को जो है वो भी मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, प्लीज डू सब्सक्राइब, टेक केयर, गुड बाय।